चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैप देख लीजिए एक बार। ये आपका मैप है, ये प्यारा भारत है और इस भारत में जो चैप्टर चल रहा है तो पता ही आपको अपवाह तंत्र है। मैप में बस ये देख लीजिए कि सिंधु नदी कहाँ पर है। ये चर्चा जब होगी तो आपको पता होना चाहिए। जब मैं बात करूँगा सिंधु नदी तंत्र की तो देखिए ये वाला पोर्शन पूरा रहेगा, ये वाला जब भी चर्चा होगी इसके आगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जब चर्चा करेंगे, बस थोड़ा लोकेशन ध्यान रखिएगा। सिंधु ऊपर है, सिंधु ऊपर है, सिंधु की झेल कौन रहा है, झेलम। उसके बाद कौन, चेनाब। उसके बाद रावी, उसके बाद सतलज। ध्यान रखिएगा सतलज नीचे है, सिंधु ऊपर है, सिंधु की झेल कौन रहा है, झेलम। रावी कौन है, सतलज के ऊपर वाला। बीच में सबसे कौन है, चेनाब है। इतना ध्यान रखिएगा, बीच में कौन है, चेनाब है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से कि अगर कहें कि जैसे ये सिंधु नदी है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे ये सतलुज है, देखिए फिर सतलुज में कौन आके मिल रहा है। मतलब ऐसे एक ऑर्डर पर बनाए रखिएगा, है ना। जब आगे चर्चा होगी तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार कहीं ऊपर तो कुछ नहीं था या नीचे कुछ नहीं था। हालांकि मैप देखते रहिए, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आपको कि मैप देखते रहिए, मैप लेके बैठिए अगर मौका मिले तो। आपको जो मैप जब भी लेक्चर देखिए ना, कितने लोग तो ऐसे होने चाहिए कि मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं तो आप एक बार क्या करिए, क्वेश्चन अगर मिल जाए आपसे इससे रिलेटेड कुछ, उसको पढ़ करके देखिए तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, है ना। तो एक आइडिया ये है कि आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र देखिए ये है, ये वाला पोर्शन, ये है गंगा नदी तंत्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है ब्रह्मपुत्र, ये वाला पोर्शन ब्रह्मपुत्र वाला, ठीक है। तो अब हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था वहीं से पकड़ते हैं ना। भारत में अपवाह तंत्र, यहाँ से हमने इसके पहले छोड़ा था। अब हम जो है भारत में अपवाह तंत्र को आगे लेकर चलते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। बात ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये 3 बड़ी भूआकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया, ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या क्या कह रहा है। पहला तो उद्विकास प्रक्रिया है और दूसरा क्या है, वर्षण की प्रकृति है। वर्षण की प्रकृति मतलब बरसात कैसा हो रहा है, वह बरसात के लक्षण, एक तो बरसात की प्रकृति और एक बरसात के लक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। मतलब कि ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुआ, भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां जो हैं इनकी बात हो रही है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र, हाँ, उत्तर में वो खड़ा हिमालय, सुना होगा आपने, टक्कर लेने वाला है, सुना होगा ये हिमालयी अपवाह तंत्र। अब वहाँ की चर्चा होती है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते मिलेंगे आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। अब याद ध्यान रखिएगा कि हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल कौन कौन है। इनमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। कौन कौन, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। मैंने तीनों दिखाया था अभी आपको कि गंगा कहाँ पर है, सिंधु कहाँ पर है और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ कहाँ, ठीक है। तो ये तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ की नदियाँ 12मासी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बात आ जाए हिमालय अपवाह की, ये 12मासी होती हैं, याद रखिएगा। क्या कहा फिर से कि जैसे इनकी चर्चा हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है 12मासी नदियाँ हैं। क्यों, सवाल ये है कि 12मासी नदियाँ हैं तो क्यों 12मासी नदियाँ हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने, मतलब हिमालय पिघल, जो हिमालय बर्फ़ होता है वो पिघलता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ वह वर्षण, बरसात होती है,
दोनों पर निर्भर है। मतलब ये नदियाँ जो हैं, एक तो हिमालय में बर्फ़ पिघलने की वजह से और एक बरसात की वजह से पानी पाती हैं, इसलिए ये जो कैसी होती हैं, 12मासी होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखिए, जब भी हिमालय अपवाह के बारे में दिमाग में आए कोई बात, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 12मासी हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि 12मासी क्यों हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। तो उम्मीद है आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये अंतर कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों, गॉर्ज, है ना, ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती हैं, गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं। अब इस पर कहिए कि ये क्या है, ऐसा कि नहीं, लाइन दिमाग में रखिए कि ये नदियाँ जो हैं गहरे महाखड्डों, हिमालयी नदियों की बात जब भी आएगी, ये गहरे महाखड्डों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ, हिमालय का जब उत्थान हुआ था, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। मतलब क्या, खूबसूरती देखिए, मतलब एक होता है ना एनसीईआरटी की खूबसूरती, कि मतलब लिखने वालों ने कैसे मतलब कि लाइन में मतलब सब कुछ पिरो दिया है ना। देखिए कैसे कि ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं, ये बात पहले बता दिया। अब बता रहे हैं कि जो महाखड्ड हैं वो हिमालय के उत्थान का, जब मतलब हिमालय का उत्थान हुआ था उसके साथ अपर्दन क्रिया द्वारा बने हुए हैं, अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं। मतलब हिमालय जब बन रहा था उस समय अपर्दन की क्रिया के द्वारा, हिमालय के साथ ही जब हिमालय बन रहा था उसी समय अपर्दन की क्रिया द्वारा जो है महाखड्ड बने थे। उन्हीं महाखड्डों से होकर के ये 12मासी नदियाँ गुजरती हैं। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यही है एनसीईआरटी। बहुत कह रहा है, जो बच्चे शुरू में नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए सोचिए कितना नुकसान हो जाता है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे सारगर्भ चीज़ों को वो समझ पाएँ, फिर क्या करें। खैर, उसके बाद क्या है, महाखड्डों के अतिरिक्त, अब ध्यान रखिएगा, फिर उसके आगे बात हो रही है कि महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में, एक तो महाखड्ड चलो बात हो गई, उसके अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में, जो पर्वत से होकर चलती हैं, निकलती हैं, ये में पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, क्षिप्रिकाएँ भी बनाती हैं, जलप्रपात भी बनाती हैं, है ना, और वी आकार की घाटियाँ भी बनाती हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहा कि फिर से महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में, जो पर्वत से निकलती हैं, में वी आकार की घाटियाँ, ये आपको बेसिक पता होगा, उम्मीद है पता होगा कि वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर मतलब क्वेश्चन ही बनाया जाए तो इसमें बोल दिया जाए कि जो 12मासी नदियाँ, मतलब जो हिमालयी नदियाँ हैं, वे केवल वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे वी आकार घाटियाँ तो बनाती हैं, लेकिन उसके साथ में क्षिप्रिकाएँ भी बनाती हैं, जलप्रपात भी बनाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बोल रहा है। तो वही है जहाँ पर इसीलिए कहते हैं ना कि किसी चीज़ को एक कितना, अब जैसे कहते हैं वी आकार की, अभी और कह दे 3-4 और इसमें दे दो उल्टा पलटा, तो आप तब भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कि जो आपको है कम से कम वो तो पता होना चाहिए, और यूपीएससी की डिमांड होती है कि कम से कम जो आपका नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन में है सब कुछ। तो ये ध्यान रखिएगा कि महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात बनाती हैं। और देखिए, जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं, अब कहाँ की बात हो रही, अब तक बात किसकी हो रही थी, पर्वतों की, कि पर्वतों से होकर निकल रही हैं। अब बात किसकी हो रही है कि जब ये मैदान में प्रवेश करती, अब पर्वतों से उतर कर कहाँ आ रही, मैदान में आ रही हैं, तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, याद रखिएगा, निक्षेपण का मतलब होता है कि जब वो अवसाद लेकर आकर कहीं पर जमा करती जाती हैं, उससे निक्षेपित होता है, बनता है ना। और एक अपर्दन में होता है, वो कटाव होता है, काटने। ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है कि वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात, ये अपर्दन की क्रिया द्वारा बनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या 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 लिखा है, हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा महाखड्ड बने हैं, ये ध्यान रखिएगा पहली चीज, है ना। अपर्दन की क्रिया द्वारा महाखड्ड बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे हो सकता है कि जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। जो लाइन में बताना चाह रहा था, ये देखिए, ये वाला
कि जो महाखड्ड की चर्चा हो रही है ये किसके द्वारा, ये अपरदन द्वारा बना हुआ, ये ध्यान रखिएगा पहले। उसके बाद जो आता है कि महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ, है ना। अब महाखड्ड वो अलग चीज़ है। अब उसके अलावा ये बात हो रही है तो जब पर्वतीय मार्ग में निकलती हैं तो यहाँ पर ये जो है वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात बनाती हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है कि निक्षेपणात्मक आकृतियाँ। अब इसमें क्या क्या है जरा इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या क्या है, कुछ फिगर है क्या, क्षिप्रिकाएँ देख लीजिए, जिसको न पता हो क्षिप्रिकाएँ ये देख लीजिए, फिगर है, फिगर में थोड़ा सा पहचान लीजिए, है ना, तो आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा समझने में। चलिए, समतल घाटियों, ये देखो ये निक्षेपणात्मक आकृतियाँ हैं। समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा, हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। दिमाग में बैठाइएगा इस चीज़, हिमालयी नदियाँ। क्वेश्चन सीधे बनता है इस पर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो सीधे से बनता है कि हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर रखिए, पता चला कन्फ्यूज हो गया उसी में कि बंद करती भी है कि नहीं करती हैं, मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। ये पॉइंट दिमाग बैठा लीजिए कि हिमालयी नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं। स्पष्ट लिखा है बात, देखिए, अपना रास्ता बदलती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहा, हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परंतु मैदानी क्षेत्र, मतलब कि जो हिमालयी क्षेत्र में बात हो रही है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति, मतलब सर्प तरह बहती हैं। ठीक है, और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। दिमाग बैठा लीजिए कि हिमालयी नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं। अब देखिए, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार। देखिएगा, कोसी नदी, कौन सी नदी, कोसी नदी, जिसे क्या कहा था, बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। ये अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसको जो है बिहार का शोक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। ठीक है, तो अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी। चलिए, उसके बाद आता है कि यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती हैं। कौन नदी, हिमालयी नदी। हिमालयी नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से, है ना, जो पर्वत का ऊपरी भाग है, वहाँ से भारी मात्रा में अवसाद लाकर कहाँ क्या करती हैं, मैदानी भागों में जमा करती हैं। ये चीज़ आपको जो है कभी कभी होता है ना, कहते हैं स्टेटमेंट बना देते हैं ऐसे, है ना, तो थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसका लॉजिक भी है कि जो लेके आती हैं उससे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जो अवसाद वो लेके आती हैं, जो जमा करती हैं, उसकी वजह से इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती हैं। अगर ये पूछा जाए कि नदी अपना मार्ग क्यों बदल लेती हैं, तो आपके पास ये आंसर सीधे सीधे होना चाहिए कि जो हिमालयी नदियां हैं पर्वतों के ऊपरी भाग से अवसादों को ला करके मैदानी भागों में जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नदी अपना मार्ग बदल लेती है। एकदम क्लियर रहिएगा, आपकी क्लियरिटी ही आपको बचाएगी नेगेटिव मार्किंग से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, अब आप ये सोचिएगा, है ना। एनसीईआरटी, ये देखिए, अब
डाउट में डाला। अब आप नहीं पढ़ोगे पता लगेगा, नहीं हम पढ़ेंगे नहीं। सोचिए तो कि जो है कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए, क्या आप सोचते हैं, देखिए इस मेंस का क्वेश्चन बनता है, यही छोटी छोटी बातें जो है मेंस क्वेश्चन में दिखेंगे आपको। क्या कह रहा है, क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है। ये भी आपके लिए जो है क्वेश्चन यूपी इसने जो है एनसीईआरटी ने पूछा है। और क्या पूछा, और सुनिए, और पूछा है कि नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है। ये भी सोचिएगा, कब जल की मात्रा अधिक होती है। बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या मतलब गजब खुश, मतलब देख रहे हैं कि इस आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो दुनिया भर का प्रपंच बनाया जाता है, ये पढ़िए वो पढ़िए, ढंग से पहले किताब पढ़िए, है ना। बस आपके साथ हम लोग साथ केवल एक ही चीज़ होता है, किताब ही नहीं पढ़ने देंगे, बाकी सब पढ़ाएंगे। ओरिजिनल चीज़ नहीं पढ़ने देंगे, बाकी आप खूब पढ़िए, उल्टा पलटा इधर उधर, एक लाइन दो लाइन में टॉप करते रहिए यूपीएससी, और हर साल जो है देते रहिए। हमेशा लगेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। अब बात आती है कि हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है ना। जब बेसिक पता रहेगा तब आप स्टैंडर्ड बुक कोई उठाएंगे तो आसान रहेगा, बस अंतर इतना होता है। लेकिन ये तो क्लियर हो कम से कम, इसी में डाउट में है पड़े तो दिक्कत होती फिर। चलिए, हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। पहली चीज़ तो ये क्लियर रखिए कि हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब सब कंफ्यूज हैं, मतलब अपना अपना तर्क केवल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं, देखिए, यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प मतलब ये देखिए, मायोसीन कल्प मतलब लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले, लगभग 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय की संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब, असम देख रहे हैं ना, असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। कहाँ पर, सिंध की खाड़ी में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है समझ के लिए बस बनाए रखिए। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश व कोंगलोमेरेट शामिल। अब कोंगलोमेरेट ये नाम यूपीएससी के भी ना टर्म्स ऐसे उठा के पूछती है, तो ध्यान रखिएगा। कोंगलोमेरेट जो है यही जियोग्राफी में ही यूज किया गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कोंगलोमेरेट ये कुछ है ना, शामिल है। इस धारणा की पुष्टि करते हैं। आपको ऐसे शब्दों को तुरंत जाके गूगल करिए और जरा देखिए इमेज कैसा है, ये क्या है, कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जरूर जाके खोजा करिए, है ना। जो ऐसे नाम मिले, टेढ़े मेढ़े नाम या अटपटे टाइप के नाम कि ये कैसे वो कैसे, आपको जाकर जरूर गूगल करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्र में बट गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडो ब्रह्म नदी थी वो धीरे धीरे किस में बट गई, 3 मुख्य अपवाह तंत्र में। कौन कौन से, पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां। अभी जो बताया था शुरुआत में, हमने बताया था आपको क्या, पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, और तीसरा क्या है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग
वह हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ तीन तीन जो हैं अपवाह तंत्र आपको हमने दिखाया शुरू शुरू में ही, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा सा जो है ऊपर कर लें। अब देखिए, विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार, ये देखिए दिल्ली रिज में है पोटवार। अब ये नाम आपको पता होना चाहिए, पोटवार पठार। अगर आज ये आ गया कहीं पर यूपीएससी में तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये पोटवार तो नाम ही नहीं सुने कहीं पर कि पोटवार कहाँ पर है ना। तो पोटवार जैसे लगेगा तो दिल्ली रिज में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय जो उसका पश्चिमी भाग में, वह पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या है कि यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। ये क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस क्षेत्र के बारे में अभी चर्चा हुई, कौन सा क्षेत्र था ये देखिए, ये वाला, सॉरी, विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग व पोटवार पठार है ना, ये वाला दिल्ली वाला रीज। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है कि किसका विभाजन क्षेत्र बना हुआ, ये ध्यान रखिएगा कि यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र के बीच, सिंधु गंगा दिखाऊंगा अपना, कि अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहां पहुंचे हम, इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार, ये हमने आपको मैप में दिखाया था जब इसके पहले पढ़ा रहा था, तो उसमें दिखाया था कि देखिए यही चीज़ है, आप श्रृंखला में है तभी आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीच में कूद करके आए हम पढ़ लें जल्दी से, तो ये तो फिर वही है कि आप ज़्यादा समझदार हैं या एनसीईआरटी ज़्यादा समझदार हैं, है ना, दोनों में अंतर हो जाता है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप, किससे, अब फिर तो यहाँ पर एक क्लियर रखिए कि राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार, अगर मालदा गैप की कहीं पर भी चर्चा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मालदा गैप राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित है। पहले तो ये क्लियर रखिए कि मालदा गैप जो है ये राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच में है ना। पहले तो ये क्लियर हो, तब उसके बाद कुछ कहानी समझ में आएगी। तो अब देखिए कि प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिशा का परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। मतलब कि अब यहाँ पर फिर समझिएगा, अधोक्षेपण से किससे, अधोक्षेपण से किसका, मालदा गैप, ठीक है ना, किसके बीच में है मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच में है। मतलब क्या कि प्लीस्टोसीन काल की बात है जहां पर राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य किसका अधोक्षेपण हुआ, मालदा गैप का। किसका अधोक्षेपण हुआ, मालदा गैप का। मालदा गैप के अधोक्षेपण से क्या हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिशा परिवर्तन हुआ। और जब दिशा परिवर्तन हुआ तो उनको दिशा परिवर्तन से क्या प्रभाव हुआ कि ये जो है बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। बात समझ रहे ना कि अब यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कहीं पर यह लाइन आपको मिले कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का दिक् परिवर्तन क्यों हुआ, तो याद रखिएगा मालदा गैप के अधोक्षेपण से, है ना। अब कहेंगे मालदा गैप है कहां पर, तो मालदा गैप राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच में है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे हैं थोड़ा मोड़ा, है ना। उसके बाद हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां, टाइम क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा चलते हैं, है ना, कवर करते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां,
हिमालयी अपवाह तंत्र में हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। अब चर्चा किसकी होगी? अब चर्चा होगी सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, किसकी चर्चा होगी? सिंधु नदी तंत्र कितना है जरा देख लें एक बार हम। सिंधु नदी तंत्र कुछ ज़्यादा है क्या? हमको लगता है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा है ना, कवर करंट टाइम लग जाएगा। टाइम क्या हुआ? 25। चलिए बाद में चर्चा कर देंगे इसको, क्या टाइम लग जाएगा। आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किस करेंगे? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जितना अभी तक कवर हुआ है समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।